जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में आधुनिक भारत इतिहास का जो सीरीज चल रहा है उसमें ही अध्याय 6 का जो गवर्नर एवं गवर्नर जनरल एवं वाइसराय के बारे में देखेंगे और इसका जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा इसको भी कवर करेंगे। इस क्लास को लेते हैं तो एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे यूपीएससी देखिए, बीपीएससी देखिए या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होता है वन डे, इसमें आपको इस क्लास से गवर्नर जनरल से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो क्लास को जो है अच्छा तरह से देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो पाए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा तो उसको दबा करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं गवर्नर एवं गवर्नर जनरल वाइसराय। सबसे पहले आता है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखेंगे, जो कि 1757 से लेकर 60 तक रहता है, जो कि इसका प्रथम कार्यकाल है। उसके बाद जो है 1765 से लेकर 1767 तक रहता है, ये इसका द्वितीय कार्यकाल है। और द्वितीय कार्यकाल में देखिए तो रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर बना था। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? ये रॉबर्ट क्लाइव बना। 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि हुई। जब 64 के जो आपका बक्सर का युद्ध होता है उसके बाद शुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ जो है इसका इलाहाबाद का संधि होता है। मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार जो है 1765 में कंपनी को दे दिया। इसके बाद जो कर है 1765 में ही बंगाल में द्वैत शासन भी प्रारंभ हो गया। 1766 ईस्वी में देखिएगा इसने घोषणा की कि दोहरा भत्ता उन सेना अधिकारियों को दिया जाएगा जो बंगाल एवं बिहार सीमा क्षेत्र के बाहर सेवा दे रही होगी। ठीक है, ये क्लाइव के बारे में था। इसके बाद जो आता है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से लेके और ये 1785 तक रहता है। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में क्लाइव के द्वैत शासन को समाप्त किया। जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन लगाया गया था, ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको समाप्त किया और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की जो है स्थापित कर दी। फिर आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1700 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देखिएगा जो बंगाल का पहला जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 के रेगुलेट एक्ट के द्वारा। उसके बाद देखिए वारेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन जो है बंद करवा दी। साथ ही इलाहाबाद तथा कारा जिले को मुगल बादशाह से लेकर 50 लाख रुपये में अवध के नवाब शुजाउद्दौला को बेच दिया। ये सब अवध के नवाब के साथ जो है 1773 की बनारस संधि के बाद हुआ था। जो 1773 में बनारस की संधि हुआ इसमें ही ये सब किया गया था। नेक्स्ट आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में कलकत्ता के जो है सभी लोग जो है आते थे। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो है एक जो है मुख्य जज थी जिसका नाम क्या था? एलिजा एम्पे। तो ये इसका मुख्य जज थी और तीन अन्य जज था। जिसमें कौन कौन था? तो एक था चेम्बर्ज, एक था लिमेस्टर, एक था हाइडे। तो ये 3 अतिरिक्त जज था और एक मुख्य जज में कौन थी? एलिजा एम्पे थी। कहता है कलकत्ता के बाहर के विवादों को निपटारा यह अदालत तभी करती थी जब इसके लिए दोनों पक्ष जो है सहमत होते थे। नेक्स्ट पॉइंट कर है कलकत्ता में एक सदर दीवानी और एक सदर निजाम अदालत की भी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आता है प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध तथा सालवाई की संधि इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। फिर आता है 1771 में हेस्टिंग ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए एक मदरसे का भी स्थापना किया 1781 में। इसके बाद देखिए इसके ही समय में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई थी। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा करा। इसी के समय 1774 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये इस दोनों से क्वेश्चन लगातार देखने को मिलता है। इसके बाद जो कार्यकाल आता है वो आता है
लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो कि 1786 से लेके जो है 1793 ईस्वी तक रहते हैं। कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था वो भारत में लागू किया। ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा कानून की विशिष्टता को लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कलकत्ता जो कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड यानी कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। यानी कॉर्नवालिस कोड जो है ये कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू करवाया गया, ये याद रखिएगा इसका डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉर्नवालिस संहिता को प्रस्तुत कर कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टर से न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियों को वापस ले लिया। अब उनके पास राजस्व संबंधी अधिकार ही शेष रह गया था। नेक्स्ट पॉइंट कर है कॉर्नवालिस ने जिला दीवानी न्यायालय के लिए एक नए जो है पद जो है जिला न्यायाधीश सृजन किया, जो सभी दीवानी मामले को देखता था। नेक्स्ट पॉइंट कर है इसने भारतीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और यूरोपीय अदालतों की जो है स्थापना की। नेक्स्ट कह रहा है कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट कह रहा है कॉर्नवालिस के काल में देखिए इसने उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद कर दी। ये कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया, जो उच्च पदाधिकारी का जो पद होता था इस पर भारतीय की जो नियुक्ति था उसको बंद कर दिया गया। अब देखिए तीसरे मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में इसी के शासनकाल में हुआ था। किसके में? कॉर्नवालिस के काल में। और तृतीय मैसूर युद्ध हुआ किसके बीच में था? तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान। ठीक है, और ये किस संधि से समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट का रहा है 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली बंगाल तथा बिहार में लागू किया, जिससे अब जमींदारों को भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। ये कॉर्नवालिस के समय में ही लागू किया गया अस्थायी बंदोबस्त। इसके बाद जो आता है ये आता है सर जॉन शोर। कौन आता है? सर जॉन शोर, जो कि 1793 से लेकर 98 तक रहता है। सर जॉन शोर के समय में ब्रिटिश संसद ने 1793 का चार्टर एक्ट जो है पास किया था। नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है तटस्थ नीति को पोषक था, यानी तटस्थ नीति को मानने वाला कौन था? तो सर जॉन शोर थे। नेक्स्ट कह रहा है यह अपनी हस्तक्षेप नीति के लिए प्रसिद्ध था। इसने केवल अवध के मामले में हस्तक्षेप किया था, यानी हस्तक्षेप की नीति अपनाने के लिए जॉन शोर जो था ये प्रसिद्ध था, लेकिन अवध के मामले में ये हस्तक्षेप किया था। नेक्स्ट आता है लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली का कार्यकाल देखिए ये 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहता है। लॉर्ड बेलेजली ने अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुआ, यानी सहायक संधि प्रणाली जो है लागू किया गया लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। इसकी नीतियां का लक्ष्य जो है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व सत्ता की स्थापना करना था। इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। नेक्स्ट पॉइंट कर है सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी एक सहायक सेना रखती थी एवं संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को नियुक्त किया जाता था। किसमें? सहायक संधि में। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है हालांकि बेलेजली से पूर्व भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले जो फ्रांसीसी थे डुप्ले फ्रांसीसी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है सहायक संधि करने वाला पहला राज्य जो था ये आपका हैदराबाद के निजाम थे। बेलेजली के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया और 1799 में जो है टीपू सुल्तान को हराने के पश्चात इसने मैसूर पर कब्जा कर लिया और यही 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है 1799 में इसने मेहदी अली नामक दूत को फारस के शाह के दरबार में भेजा था। किसको? मेहदी अली नामक दूत को। कौन? बेलेजली के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लॉर्ड बेलेजली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज, किसका? फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया। बेलेजली जो है बंगाल के टाइगर के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। कौन? लॉर्ड बेलेजली बंगाल के टाइगर के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिर कुछ समय के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, ठीक है, जो कि 1805 में आता है। दोबारा इसका ये कार्यकाल है।
यह इसका दोबारा कार्यकाल था, परंतु 3 माह बाद गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है और यहीं इसकी कब्र है। तो यह भी पूछा जाता है एक कौन सा बंगाल का जो गवर्नर जनरल है जिसका कब्र भारत में स्थित है, तो ये कौन हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, जिसका गाजीपुर में है। इसके बाद जो आता है सर जॉन बार्लो आता है। कौन आता है, सर जॉन बार्लो, जो कि 1805 में आते हैं। ये इसने जो है अहस्तक्षेप की नीति का जो है कड़ाई से पालन किया। इसी के समय में होलकर के साथ जो है संधि, जो कि राजपुरा घाट की संधि 1905 में हुई थी। कौन सा, राजपुरा घाट की संधि जो 1905 बोलती है, 1805 में हुई थी। उसके बाद देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा का युद्ध भी जो समाप्त हुआ था, ये सर जॉन बार्लो के समय में ही समाप्त हुआ था। इसके बाद जो आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम आता है, जो कि 1807 से लेकर 1813 तक रहते हैं। 1809 में मिंटो ने चार्ल्स मेटकॉफ को महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में भेजा, जहां अमृतसर की संधि हुई। ठीक है, इसी के समय में चार्टर एक्ट जो है 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था, जिस 1813 का चार्टर एक्ट में प्रमुख 3 बातें जो था, जिसमें चाय और चीनी के व्यापार छोड़ करके सारा व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। दूसरा बात इसमें कहा गया था जो भारत में शिक्षा पर भी 1 लाख रुपये खर्च किया जाएगा। तीसरा पॉइंट जिसमें कहा गया था जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति भी इसमें दिया गया। तो 1813 का चार्टर एक्ट में ये प्रमुख 3 बातें थी, तो ये तीनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट का है इसी ने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोह को समाप्त किया। ठीक है, कौन, लॉर्ड मिंटो प्रथम के द्वारा। इसके बाद आता है लॉर्ड हैंगिस्टन। कौन आता है, लॉर्ड हैंगिस्टन, ये जो कि 1813 से लेकर 23 तक रहता है। इसने हस्तक्षेप नीति का अंत करके भारत में राजनीति एकता स्थापित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट का है इसके समय में आंग्ल नेपाली युद्ध हुआ, जो कि 1814 से लेकर 16 तक चला था, और गोरखा युद्ध लड़ा गया। गोरखा कहाँ का होते हैं, ये नेपाल का ही होता है, पहाड़ी एरिया में रहता है गोरखा। और ये आंग्ल युद्ध जो 1814 से 16 के बीच में हुआ और ये जो है गोरखा के द्वारा लड़ा गया था। इसके समय में पिंडारियों का दमन हुआ। पिंडारियों जो था, पिंडारियों कहा जाता था जो महाराष्ट्र के एरिया में आपका शिवाजी का ही जो छोटा छोटा सैनिक था, जो लास्ट में शिवाजी के जो जिस समय अंग्रेज का अधिकार पत्र होने लगा था, उस समय पिंडारियों का दमन किया था लॉर्ड हैंगिस्टन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद कहता है जॉन मेलकॉम ने पिंडारियों का मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ता का उपमा दी थी। कौन, जॉन मेलकॉम। जॉन मेलकॉम के द्वारा कहा गया था पिंडारियों जो है ये मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ते का उपमा दे दिया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसके समय में पेशवा की संधि हुई। 1817 में सिंधिया के साथ संधि तथा 1818 में होलकर के साथ मंदसौर का भी संधि हुआ था, लॉर्ड हैंगिस्टन के ही समय में। इसके शासनकाल में मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था 1820 का जो है प्रारंभ किया। किसके द्वारा, जो है गवर्नर थॉमस मुंडो के द्वारा रैयतवारी व्यवस्था। ठीक है, 1820 में थॉमस मुंडो के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद जो आता है लॉर्ड एम्हस्टम आता है। कौन आता है, लॉर्ड एम्हस्टम, जो कि 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो कि 1824 से लेकर 1826 तक लड़ा गया, जिसमें बर्मी सेनाएं जो है पराजित हुई थी। इसके बाद कर 1826 में दोनों के मध्य जो है यानडूब की संधि हुई। ये याद रखिएगा, यानडूब की संधि 1826 में होता है। इससे कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों का क्या हुआ, विस्तार हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसके समय में 1824 में जो है बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ, जिसका कारण था भारतीय सैनिकों द्वारा बर्मा जाकर युद्ध लड़ने से इनकार, क्योंकि समुद्र पार जाना इनके धर्म के विरुद्ध था। इसके बाद जो आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है, जिसका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक रहता है। विलियम कैवेंडिश बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था, इससे पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल, लेकिन भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बना था। ठीक, कह रहा है कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय न्यायालयों तथा दौरों न्यायालयों के इसने समाप्त कर दिया और इनके स्थान पर जो है सभागीय आयुक्त नियुक्त किए गए थे। निष्पन्न कर इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बेंटिक ने तत्कालीन भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का भी प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सती प्रथा की समाप्ति इसकी प्रशासनीय कार्य था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बेंटिक ने सती प्रथा की समाप्ति हेतु बनाए गए कानून की धारा 17 को दिसंबर 1829 में लागू कर विधवा के जलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके समय में ठगी प्रथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली थी। इसकी समाप्ति के लिए बेंटिक ने कर्नल सलीमेन कर्नल सलीमेन और स्थानीय रियासतों की मदद से 1830 में ठगी प्रथा को भी अंत कर दिया। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कर है 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट कर 1835 में मैकाले के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया और शिक्षा का माध्यम तथा उच्च स्तरीय प्रशासनिक की भाषा अंग्रेजी जो है इसको निश्चित किया गया था। इसके बाद जो आता है सर चार्ल्स मेटकॉफ जो कि 1835 से लेकर 36 तक रहता है। सर चार्ल्स मेटकॉफ इसके समाचार पत्रों के जो है मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। तो समाचारों के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। इसके बाद जो आता है लॉर्ड ऑकलैंड जो कि 1836 से लेकर 1842 तक रहते हैं। इसके काल की प्रमुख घटना थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1838 से लेकर 1842 तक ये युद्ध चला था। इसके बाद जो आता है ऑकलैंड ने भारत के विभिन्न स्कूलों में अपने छात्रवृत्तियों प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है इसने सभी प्रारंभिक स्कूल में शिक्षा का माध्यम उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा रखी थी। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 1839 में इसने जो है मांडवी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट पॉइंट है 1839 में ऑकलैंड ने जो है कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शुरू करवाया जिसे शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं और इसको अंग्रेज के द्वारा क्या नाम कर दिया गया था? ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को मिलाकर ये बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट कर है लॉर्ड एलनबरो जो कि 1842 से लेकर 1844 तक रहता है। इसके शासनकाल में 1842 में देखिए तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है ये समाप्त हो गया। इसी के समय की महत्वपूर्ण उपलब्धियां सिंध का अंग्रेजी राज्यों में विलय था जो कि 1843 में किया गया था ये लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। इसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग जो कि 1844 से लेकर 1848 तक रहता है। भारत में इसका कार्यकाल मुख्यतः प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 के लिए जो है स्मरणीय है जिसमें अंग्रेजों ने जो है विजय प्राप्त की और लाहौर पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट कर है हार्डिंग द्वारा खोंड जनजाति द्वारा नर बलि देने की कुप्रथा का दमन किया जो एक महान उपलब्धियां में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट कर है इसने सती प्रथा के प्रचलन का प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद जो आता है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो 1848 से लेकर 56 तक रहता है। इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। नेक्स्ट देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर 49 तथा 1849 में पंजाब का ब्रिटिश राज में विलय डलहौजी की प्रथम सफलता थी। इसी युद्ध के जो है विषय में डलहौजी ने कहा था कि सिखों ने युद्ध मांगा है, यह युद्ध प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ जो कि 1852 में लड़ा गया जिसमें अंग्रेजी ने बर्मियों को पराजित कर लोअर बर्मा और पेंगू पर जो है अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यापक सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स अर्थात राज हड़प नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। इसने तत्कालीन भारतीय जो है राजवाड़ों को 3 भागों में बांटा। पहला भाग जो था वे राजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे न ही किसी को कर देते थे, वे बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे। दूसरा जो है वे कहे थे जो वे राजवाड़े जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे परंतु डलहौजी के समय में अंग्रेजी के अधीन थे, उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों से जो है अनुमति लेना आवश्यक है। तीसरा बात जो कहा गया था वे भारतीय रियासत जो अंग्रेजों की जो है बदौलत ही जीवित थी, इनको गोद लेने का अधिकार नहीं था।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इसी सिद्धांत द्वारा सर्वप्रथम 1848 में सतारा का विलय किया गया, 1839 में जैतपुर एवं संभलपुर को, 1850 में बघात को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को जो है विलय करवाया। नेक्स्ट पॉइंट कर 1853 में इसने हैदराबाद के निजाम पर धनराशि बकाया होने का आरोप लगाकर उससे जो है बरार छीन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें 1856 में अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया तथा यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया। अब देखिए डलहौजी द्वारा विलय किया गया राज्य में एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो था ये सतारा को विलय किया था 1848 में। उसके बाद आता है जैतपुर और संभलपुर जिसको 1839 में, बघात को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, करौली को 1855 में और अवध को जो है ये आपको विलय के नहीं कुशासन के आरोप लगाकर हड़प लिया था और ये 1856 में। इसी के समय में शिमला को भारत का जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जानी प्रारंभ की गई। नेक्स्ट पॉइंट का रेलवे का विकास इसके प्रयासों का प्रतिफल था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है क्योंकि इसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में 1853 में बम्बई से थाने का प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट का है डाक सुधार के क्षेत्र में इसने जो है पहली बार भारत में डाक टिकटों का प्रचलन करवाया। 1854 में पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट द्वारा तीनों प्रेसिडेंसी में जो डाकघरों की अच्छी देखरेख के लिए एक एक महानिदेशक की नियुक्ति किया गया। अभी जो हम पढ़ रहे हैं सारा चीज़ ये लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि लॉर्ड डलहौजी बहुत भारत में सुधारक कार्य भी किया था। नेक्स्ट कार्य है डलहौजी ने पृथक रूप से जो है भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट का 1854 में इसने जो है लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में भारतीय प्रशासनिक सेवा जो ICS की प्रतियोगिता परीक्षा शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कर इसी के समय में 1855 में जो है संताल विद्रोह भी हुआ था। अब इसके बाद जो आता है यह आता है लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के समय में 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये लॉर्ड कैनिन के समय में ही हुआ था और इसका कार्यकाल 1856 से लेकर 62 तक है। लॉर्ड कैनिन भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट पॉइंट कर है 1857 का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में तथा बाद में बम्बई में तथा मद्रास में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तावित भारतीय दंड संहिता 1858 में आवश्यक परिवर्तनों के साथ जो है 1861 में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट कार्य है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कैनिन के समय में आया जिसमें गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट कर इसी के समय में 1858 में भारतीय दंड संहिता तथा 1859 में सिविल दंड प्रक्रिया संहिता पारित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट कर है कैनिन ने सैनिक तथा असैनिक व्यय में कमी कर दी तथा नोट या रुपये का प्रचलन किया। नेक्स्ट पॉइंट का है सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जो है कैनिन के समय में ही पारित या पास हुआ था। इसके बाद देखकर है सार्वजनिक सुधार हेतु सुधार के तहत रेल लाइनों सड़कों तथा नहरों का निर्माण भी करवाया। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिन ने 1861 में हाईकोर्ट एक्ट पारित किया जिसके अंतर्गत बम्बई कलकत्ता एवं मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसने भारत में दास प्रथा को जो है गैर कानूनी बना दिया। उसके बाद आता है लॉर्ड एलिंगन। कौन? लॉर्ड एलिंगन जिसका कार्यकाल 1862 से लेकर 63 तक रहता है। इसी के इसमें सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी वह बहाबियों के आंदोलन का जो है दमन किया था। कौन? लॉर्ड एलिंगन। इसके समय में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट कर है 1863 में जो है पंजाब में क्या है इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है सर जॉन लॉरेंस जो कि 1864 से लेकर 1869 तक था। इसके समय में भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जो कि 1864 में जिसमें भूटान पराजित हुआ। अंततः दोनों पक्षों के बीच जो है संधि हो गई। नेक्स्ट आता है 1865।
इसके द्वारा यूरोप के साथ जो है दूरसंचार व्यवस्था के लिए भारत व यूरोप बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरू की गई। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड मेयो आता है। 1869 से लेकर 72 तक रहता है। मेयो ने जो है 1870 में भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। इसके समय में देखिए इसके ही समय में बजट घाटे को कम किया तथा आयकर की दर को जो है 1% से बढ़ाकर जो है 2.5% कर दिया गया। नेक्स्ट कर रहा है इसके समय में देखिए 1871 में भारत में पहली बार जनगणना मेयो के ही समय में शुरू हुई थी। यह प्रायोगिक जनगणना थी जो कि रिपन के काल में 1881 से नियमित रूप से शुरू हो गई। इसके समय में देखिए बम्बई एवं मद्रास में नमक कर में वृद्धि भी कर दिया गया। इसी के समय में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। 1872 में मेयो की अंडमान में एक अफगान द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मेयो पहला भारतीय वायसराय था जिसका हत्या कार्यकाल के दौरान उसके ऑफिस में की गई थी। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कर है उसके बाद जो आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक आता है जो कि 1872 से लेके 1876 ईस्वी तक रहता है। इसके समय में 1872 में प्रसिद्ध जो है कूका विद्रोह हुआ था। बंगाल एवं बिहार में भयंकर अकाल भी पड़ा था। 1873 में इसने जो है घोषणा की मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को जो है बंद करना है। इसने अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप नीति का पालन किया। इसके समय में स्वेज नहर खुल जाने के कारण भारत और ब्रिटेन के मध्य जो है व्यापार में वृद्धि हुई थी। इसी के समय में 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो है किंग एडवर्ड सप्तम भारत की यात्रा पे आए थे। नेक्स्ट आता है लॉर्ड लिटन जिसका कार्यकाल 1876 से लेकर 80 तक रहता है। इसी के समय में 1876 से 78 तक भारत में भीषण अकाल पड़ा। सबसे अधिक प्रभाव मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में पड़ा था। इसी के समय में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय भाषा में समाचार पत्रों पर प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है S.N. बनर्जी ने जो है आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। इसी के समय में सिविल सेवा परीक्षा की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, जिसका उद्देश्य जो है भारतीयों को प्रतियोगिता में प्रवेश से रोकना था। इसी के समय में देखिए तो इसने कपास पर लगे आयात शुल्क को जो है कम कर दिया। उसके बाद आता है लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन आता है। यह 1880 से लेकर 84 तक रहता है। इसे जो है ग्लैडस्टोन के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है 1881 का प्रथम फैक्ट्री एक्ट इसी के समय में पारित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कर है रिपन के सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। यह जो है भारतीय को स्वायत्त शासन की शिक्षा देना चाहता था जिससे आगे चलकर वे स्वयं अपने शासन का भार संभाल सके। निष्कार है चर्चित इल्बर्ट विधेयक जो कि 1883 में रिपन के समय में ही प्रस्तुत किया गया। इल्बर्ट बिल पर हुए विवादों के कारण रिपन ने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। इसने जो है नगरों में नगर पालिका का गठन किया था। रिपन अपने बारे में प्रायः कहता था मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना न कि मेरो जो है शब्द से। तो ये इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल ये था जिसमें कहा गया था जो अब अंग्रेजी का जो भी मुकदमा होगा इसे भारतीय द्वारा भी सुना जाएगा। तो यही यहाँ पे इल्बर्ट बिल था। इसी के विरोध में आपका श्वेत विद्रोह भी हुआ था जिसे ब्रिटेन के जज के द्वारा किया गया। ब्रिटेन वकील सब जो है ये विद्रोह किया था। इसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन जो कि 1884 से लेकर 1888 तक रहता है। डफरिन ने किसानों के हितों की रक्षा की ओर जो है विशेष ध्यान दिया। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी तृतीय बर्मा युद्ध जो कि 1885 से लेकर 1888 तक चला था, जिसमें बर्मा पराजित हुआ तथा डफरिन ने बर्मा को जीतकर अंग्रेजी राज में मिला लिया था। 1886 में ही अवध और 1887 में देखिए तो पंजाब में टेंडेंसी एक्ट भी पारित किया था। ये डफरिन के द्वारा ही पारित किया गया था। 1885 में भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड की भी स्थापना किया गया था। इसी समय में 1885 में एयो ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी
स्थापना किया था। ये कांग्रेस के बारे में भी अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें इसके अध्यक्ष और कहाँ हुआ था और इसमें क्या विशेषता थी इसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आता है लॉर्ड लैंसडाउन आता है, जो कि 1888 से लेकर 94 तक रहता है। लैंसडाउन ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता था। इसने जो है मार्टिमर डुरंट की अध्यक्षता में एक विशिष्ट मंडल अफगानिस्तान भेजा, जिनके प्रयासों से 1893 में भारत व अफगानिस्तान के बीच एक रेखा निश्चित की गई जो डुरंट रेखा के नाम से जानी जाती है। और अभी भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है वो कौन सी है, यही डुरंट रेखा है। कराची के समय में दूसरा फैक्ट्री एक्ट जो 1891 में लाया गया, जिसके तहत स्त्रियों को जो है 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट आता है लॉर्ड एलिंगन द्वितीय, जो कि 1894 से लेकर 99 तक रहता है। इसी के समय में 1895 से लेकर 98 तक के मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भीषण अकाल पड़ा था। इसी के समय में जो है 1895 में तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट आता है 1896 में इसी के समय में बम्बई में जो है प्लेग फैल गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1897 में देखिए चापेकर बंधु द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की भी हत्या ये लॉर्ड एलिंगन द्वितीय के समय में ही कर दिया गया। इसी के समय में 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड और बिहार के क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से लेकर 1905 तक रहता है। 1899 से 1900 में जो अकाल पड़ा, इसके लिए कर्जन ने सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना किया। नेक्स्ट आता है 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की भी स्थापना किया। कर्जन के समय में ही जो है 1902 में सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया, ताकि प्रत्येक प्रांत में जो है पुलिस प्रशासनिक की जांच पड़ताल की जा सके। पुलिस विभाग के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है CID की स्थापना भी कर्जन के समय में हुआ था। नेक्स्ट कर है 1902 में सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया और 1904 में इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट है कर्जन के काल में ही देखिए 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत कृषकों को थोड़ी ब्याज दर पर उधार मिल सकता था। नेक्स्ट कर है कर्जन के काल में ही 1899 में भारतीय टंकन तथा पत्र मुद्रण अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पाउंड भारत में विधिग्रह बन गया और इसका मूल्य जो है 15 रुपये निश्चित किया गया था। नेक्स्ट है कर्जन के जो है किचनर से विवाद होने के कारण 1905 में त्यागपत्र दे दिया। कर्जन के जो है भारतीय विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो है 1905 में बंगाल विभाजन। इसने जो है 1905 में ही भारत लोक सेवा मंडल तथा रेलवे बोर्ड का भी गठन किया। 1905 में ये कर्जन के द्वारा किया गया था। इसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो कि 1905 से लेकर 1910 तक रहता है। इसके समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। 1907 में जो है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, एक गर्म दल दूसरा नरम दल में विभाजन हो गया था और इसकी अध्यक्षता जो है रासबिहारी घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 1909 में SP सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी में भी नियुक्त थे। कौन? SP सिन्हा 1909 में। नेक्स्ट देखिए उसके बाद जो आता है वो आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो कि 1910 से लेकर 1916 तक रहता है। इसके समय में जो है 1911 में बंगाल विभाजन निरस्त कर दिया गया। 1911 में दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द तथा भारत की राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित करने की भी घोषणा की गई। नेक्स्ट का इसी के समय में 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। और नेक्स्ट देखिए 1915 में जो है इसी के समय में गदर आंदोलन का प्रारंभ हुआ तथा डिफेंस ऑफ इंडिया अधिनियम भी पारित हुआ था। नेक्स्ट आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता का जो है देहांत हो जाता है। नेक्स्ट आता है 4 अगस्त 1914 को इसी के समय में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया था। किसके? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही। 1916 में हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया और इसके बाद जो आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड आता है, जो कि 1916 से लेकर 1921 तक रहता है।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं, जो कह रहा है 1916 में इसके समय में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल में तिलक के द्वारा और सितंबर में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की जो है शुरुआत किया गया था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ पैक्ट होता है, जहाँ पे दोनों गर्म दल और नरम दल जो है मिल जाता है, और इसी में जो है मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के द्वारा मिल जाता है लखनऊ में 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। इसी समय में जो है 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं। यही 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है, इसी में जो बिहार के किसान रहते हैं राजकुमार शुक्ल, उनके द्वारा महात्मा गांधी से मिलते हैं और उनके द्वारा चंपारण आने की नियुक्ति पत्र सौंपा जाता है। निष्कर्ष है 1917 में ही शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसी समय में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला जो हत्याकांड होता है। तो ये आगे जाकर पढ़ेंगे जालियांवाला हत्याकांड क्यों होता है अमृतसर में, क्योंकि इसमें जो है दो नेता जो रहते हैं, जो सतपाल और किचलू जी, इन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है, जिसी के विरोध में जो है जालियांवाला का मैदान में जो एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है। वहीं पर जो है जनरल आर डायर के द्वारा ऑर्डर देकर गोली चलाया जाता है, जिसमें कहा जाता है लगभग 1000 से भी ज़्यादा आदमी मारे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का है इसमें 1919 का रॉलेट एक्ट जो है इसी के समय में पारित हुआ था। 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी लाया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में इसी के समय में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट का है 1920 में इसी के समय में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। इसके बाद जो आता है लॉर्ड रीडिंग। देखिए रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, और सबसे पढ़े लिखे जो वायसराय था यही लॉर्ड रीडिंग था, और इसका कार्यकाल 1921 से 26 तक रहता है। इसके समय में नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ये भारत आते हैं। नेक्स्ट है 1921 में भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर मोपला विद्रोह इसी के समय में हुआ था। तो ये कौन सा तट हो जाएगा? मालाबार तट पर मोपला विद्रोह होता है, जो कि केरल में है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 5 फरवरी 1922 में जो है चौरा चोरी कांड होता है, जो असहयोग आंदोलन के वापस महात्मा गांधी लेने का यह एक मुख्य कारण रहता है। रीडिंग के समय में ही 1922 में भारतीय विश्वविद्यालय ने कार्य करना जो है शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 1924 में कानपुर में अखिल भारतीय जो है साम्यवादी दल का गठन भी होता है। नेक्स्ट है 9 अगस्त 1925 का जो है काकोरी डकैती कांड रीडिंग के समय में ही हुआ था। इसके बाद जो आता है वो आता है लॉर्ड इरविन, जो कि 1926 से लेकर 31 तक रहता है। इसके समय में 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट 1928 में बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट का 1928 में ही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इसी के समय में देखिएगा तो इरविन के समय में 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा ऐतिहासिक दांडी यात्रा जो है शुरू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होते हैं, और इसी में गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांग रखा जाता है, जिसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 तक रहता है। 1 सितंबर से 1 दिसंबर तक जो है 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में विलिंगटन के समय में ही हुआ था। इस सम्मेलन में जो है गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए गया था। इसके बाद देखिए 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच जो पूना पैक्ट होता है या पूना समझौता होता है, ये इसी लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही होता है। विलिंगटन के समय में ही दिसंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। 1 अगस्त 1933 में गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 4 अगस्त 1935 इसी के समय में पारित होता है। इसके बाद जो आता है यह आता है लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि 1936 से लेकर 1944 तक रहता है। भारत में नियुक्त अंग्रेजी गवर्नर जनरल में इसका कार्यकाल सबसे लंबा रहता है। किसका? लॉर्ड लिनलिथगो को। यह जो है पहला आम चुनाव 1936 से 37 में हुआ था। 5 प्रांतों में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, 2 प्रांतों में समर्थन से बने, कुल 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी। नेक्स्ट है 8 अगस्त 1940 को जो है वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु जो है ये इन्हीं के समय में होता है। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 9 अगस्त 1942 में गांधी जी जो है
अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लेता है, जो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ये सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लेता है जब ये लोग घोषणा करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का। तो इसके बाद आता है लॉर्ड बेविल, जो कि 1944 से लेकर 1947 तक रहते हैं। 1945 में शिमला का जो समझौता होता है ये इसी के समय में हुआ है। उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार किया तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था मुस्लिम लीग के द्वारा। इसके बाद देखिए 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का भी गठन हुआ। इसके बाद आता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक भी होती है। वो इस 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है इसमें अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष और अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष बनते हैं वह और एक बनते हैं अस्थायी रूप से अध्यक्ष। ठीक है, तो अस्थायी रूप से जो बनते हैं ये बनेंगे 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक रहता है। नेक्स्ट है वायसराय माउंटबेटन ने जून 3rd प्लान के अनुसार 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। नेक्स्ट आता है 7 अगस्त 1947 को संविधान सभा पाकिस्तान ने जो है जिन्ना को अध्यक्ष चुना था। इसके बाद आता है 15 अगस्त 1947 को भारत जो है ये आपका स्वतंत्र हो जाता है। तो इस तरह से देखिएगा तो जितना भी गवर्नर का कार्यकाल और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था ये सारा हम इस वीडियो में कवर किए। ये वीडियो आपको आगामी जो भी एग्जाम होगा लगभग 3 से 4 क्वेश्चन नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन तो 100% हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल जो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो होगा वो हम डालेंगे तो उसको आपको मिल सके, इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। यदि इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा जहाँ पे इसका PDF हम डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।